नमस्कार साथियों, एग्री हब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारी एनिमल हस्बेंड्री में सीरीज चल रही थी, उसी में से ही आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है पशुओं का चयन। और दूसरा टॉपिक इसी के साथ वो है काफ मैनेजमेंट, यानी कि नवजात बछड़ों का प्रबंधन। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें नवजात बछड़े के प्रबंधन से क्वेश्चन न आए। कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लो और सबसे सरल क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आने वाला है यानी कि आने वाले एग्जाम में, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पशुओं का चयन। और सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि पशुओं का चयन क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इसमें से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो पशुओं का चयन क्यों करते हैं, तो देखिए कोई भी काम होता है, यानी कि हम कोई भी हम आज एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा क्या होगा, चयन होगा या सिलेक्शन होगा। उसी के अकॉर्डिंग इसी प्रकार इसी में होता है कि पशुओं का चयन किस प्रकार से करते हैं। तो चयन का मतलब क्या होता है, यानी कि सिलेक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभी सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि अभी कोई भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे लो, चाहे आप जेट का दे लो, चाहे आप पशु परिचर का दे लो, किसी भी वैकेंसी का एग्जाम दे लो, उसमें से सरकार का पर्पज क्या होता है कि इसमें से इतने ही हमें स्टूडेंट है वो लेने हैं। यानी कि अगर हमने 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है तो सरकार का क्या मकसद होना है कि इसमें से 400 बच्चों को ही लेना है। तो ये क्या हो गया, सिलेक्शन या चयन हो गया। यानी कि जितने भी इसी प्रकार एनिमल में होते हैं कि जितने भी पशु है इनमें से कौन सा पशु है जो अच्छे गुण वाला है, या कौन सा पशु अच्छा है जिससे अधिक उत्पादन होता है। उत्पादन के रूप में दूध हो सकता है, अंडा हो सकता है, मांस हो सकता है, ऊन हो सकता है। तो इसी प्रकार पशुओं का चयन होता है। पशुओं का चयन या सिलेक्शन क्या होता है कि जैसे हमें कोई डेयरी खोलनी है, जैसे हमें क्या खोलनी है बच्चों, डेयरी खोलनी है। तो डेयरी खोलने के लिए हमारा मकसद क्या होगा कि हम उस पशु को चयन करें, उस पशु का चयन करें जिस पशु का दुग्ध उत्पादन क्या हो, ज्यादा हो। चाहे वो गाय की नस्ल हो, चाहे वो भैंस की नस्ल हो, चाहे वो और तो क्या, गाय या भैंस को ही हम ज्यादातर चूज करते हैं। फिर दूसरा हो गया कि अगर हमें मांस के लिए भी कोई भी पशु को चयन करना है कि इस पशु से हमें ज्यादा मांस प्राप्त करना है, तो इसी प्रकार इसी में होता है कि हमारे पास कोई 100 पशु है, इसमें से हम देख लेते हैं कि ये जो पशु है इनमें से कोई 2 या 4 पशु है वो अच्छे मांस उत्पादन वाले हैं, तो वो क्या हो जाएगा, चयन या सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार भेड़ों में होता है कि यहाँ पर लगभग 100 या 50 भेड़े हैं और इनमें से ये सर्वाधिक इससे ऊन प्राप्त होती है, तो इसका हमने क्या कर लिया, चयन कर लिया। तो इसी को कहते हैं चयन या सिलेक्शन। ठीक है ना। चयन या सिलेक्शन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कौन सी विधियां होती है, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले। तो चयन या सिलेक्शन की 5 विधियां होती है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, यानी कि शब्दावली पढ़ी थी। तो शब्दावली में ही हमने चर्चा कर ली थी कि चयन क्या होता है और कलिंग क्या होता है, दोनों के बारे में ही हमने पढ़ा था। अब हमारे छोटा टॉपिक भी लगता है कि पशुओं का चयन, कि पशुओं का चयन किस प्रकार से करते हैं। इतना तो हमें पता है कि पशुओं का चयन या सिलेक्शन क्या होता है, लेकिन हम आज के वीडियो में यह पढ़ने वाले हैं कि पशुओं का चयन किस प्रकार से करते हैं, कितनी विधियां होती है। तो पशुओं का चयन देखो, एक होता है सिलेक्शन यानी चयन, यानी कि आपके पास कोई 50 गाय है ना। अगर आपके पास कोई 50 गाय है और इस गाय में से आपने कोई 2 या 4 गाय हैं अलग कर दी, 2 या 4 गाय अलग कर दी, क्योंकि इनमें से ये क्या थी, अच्छी थी, बेटर थी, है ना, इसीलिए आपने अलग किया। तो वो क्या हो जाएगा, चयन या सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है अवांछित गुणों वाले को आप अलग करोगे, वो नहीं होगा, वो होगा कलिंग। चयन का मतलब होता है कि अच्छे मात्रात्मक या सर्वोत्तम गाय होती है और अच्छे गुण होते हैं, कोई भी पशु के अच्छे गुण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अगर स्वस्थ पशुओं से अलग करते हैं तो उसे कहते हैं चयन या सिलेक्शन। ठीक है ना। और छंटनी या कलिंग क्या होता है, इसमें होता है कि बीमार पशुओं को अलग करना। यानी कि हमारे पास जो जितनी भी गाय है, हमारे पास क्या भी जितनी भी गाय है या भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, इनका समूह है, इनका क्या भी हमारे पास समूह है। और इस समूह में से 2 या 3 कोई भी एक हो सकती है। ये क्या है, 1 या 2 3 क्या नस्ल वो क्या भी बीमार है, कोई रोग से ग्रसित है, तो इसको हमने क्या किया, इनसे अलग किया। क्यों किया, ताकि ये भी इससे प्रभावित न हो। इसको अलग करना क्या होता है, छंटनी या कलिंग होता है। दोनों ही पूछा जाता है कि पशु चयन क्या होता है। ठीक है ना। पशु चयन क्या होता है और छंटनी या कलिंग क्या होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पशु चयन। कलिंग का तो इतना ही होता है। अब हम आगे बात करते हैं चयन या सिलेक्शन क्या होता है। चयन या सिलेक्शन करने की 5 विधियां होती है। कितनी होती है, 5 विधियां होती है। कौन सी विधियां होती है वो हम देखते हैं।
सबसे पहले आती है व्यक्तिगत चयन। सबसे पहले आती है व्यक्तिगत चयन। नाम से पता चल रहा है कि व्यक्तियों यानी कि हमारे द्वारा नॉर्मली ही इसका चयन किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम अभी जानेंगे। व्यक्तिगत चयन का नाम देखो, जो भी एनिमल हस्बेंड्री में उपनाम आते हैं, चाहे हम रोग पढ़े, चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है ना, जिस प्रकार से हम दुग्ध दोहन पढ़ते हैं, उनके जो उपनाम होते हैं यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। मेन नाम कभी नहीं देते हैं, उपनाम से ज्यादा प्रश्न दिया जाता है। व्यक्तिगत चयन को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दृश्य चयन, ठीक है ना, दृश्य चयन। और क्या कहते हैं? और इसको बोलते हैं फिनोटाइप। और क्या बोलते हैं भाई? फिनोटाइप। एक आएगा जीनोटाइप, एक आएगा जीनोटाइप। जीनोटाइप को बोलते हैं संतति चयन। क्या बोलते हैं? संतति चयन, यानी कि नर पशु को देखकर, यानी कि नर पशु का चयन करना। नर पशु को चयन करना क्या होता है? जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है कि आंतरिक गुणों के आधार पर पशु का चयन करना। और वही फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि बाह्य, यानी कि बाह्य, जो बाह्य गुण होते हैं उसको देखकर क्या करना? पशु का चयन करना। किस प्रकार से करते हैं वो अभी हम जानेंगे। तो इसका अन्य नाम क्या है? दृश्य चयन, फिनोटाइप चयन, या इसको और क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल, या इसको क्या बोलते हैं भी? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सिलेक्शन भी बोलते हैं। इस प्रकार से हिंदी में दे सकता है इंडिविजुअल सिलेक्शन, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। इंडिविजुअल सिलेक्शन भी बोलते हैं। फिर दूसरा आता है वंशावली चयन। दूसरा क्या आता है भाई? वंशावली चयन। तो वंशावली चयन में क्या आता? वंशावली चयन को क्या कहते हैं भाई? वंशावली चयन, या इसको बोलते हैं पारिवारिक चयन, या इसको क्या बोलते हैं भाई? पारिवारिक चयन। पारिवारिक चयन। वंशावली चयन को और क्या बोलते हैं भाई? पारिवारिक चयन कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं पेडिग्री, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं पेडिग्री, ठीक है। फिर आता है प्रदर्शन वृत्त चयन। और क्या आता है? प्रदर्शन वृत्त चयन। इसको क्या बोलते हैं? प्रदर्शन वृत्त चयन को क्या बोलते हैं भाई? सौ मेथड, ठीक है ना। प्रदर्शन वृत्त चयन, यानी कि मेला होता है उसमें से पशुओं को चयन करते हैं, उसे कहते हैं प्रदर्शन वृत्त चयन। फिर आता है गुणांकन तालिका विधि। फिर आता है गुणांकन तालिका विधि, इसे बोलते हैं स्कोर कार्ड मेथड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कोर कार्ड मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि पशुओं का चयन करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो वो है हिंदी में इस प्रकार से लिख देते हैं स्कोर कार्ड मेथड, स्कोर कार्ड, ठीक है ना, स्कोर कार्ड। तो गुणांकन तालिका विधि पशुओं का चयन करने की सर्वोत्तम विधि है। पशुओं के चयन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी भी? गुणांकन तालिका। नाम से पता चल रहा है, गुण और अंक, यानी कि गुणों के आधार पर देखकर अंक दिए जाते हैं। फिर आता है संतति परीक्षण। फिर आता है संतति परीक्षण, इसे बोलते हैं अनुवांशिक चयन। इसको बोलते हैं अनुवांशिक चयन, या इसको बोलते हैं जीनोटाइप, या इसको बोलते हैं जीनोटाइप, या इसको बोलते हैं भाई जीनोटाइप। इनमें क्या होता है इसके बारे में हम अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत चयन। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन में क्या होता है? देखो, व्यक्तिगत चयन में क्या होता है कि इसका अन्य नाम, अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अन्य नाम। अन्य नाम में क्या होता है? अन्य नाम है इसके दृश्य चयन या समूह चयन। दृश्य चयन या समूह चयन। और मैंने क्या बताया था? इसको बोलते हैं फिनोटाइप। और इसको क्या बोलते हैं भी? फिनोटाइप। और इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है बाह्य गुण देखकर। क्या होता है भाई? बाह्य गुण देखकर। इस विधि में पशु के मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर पशु का चयन करते हैं। व्यक्तिगत चयन का क्या हो गया कि इस विधि में पशु के मात्रात्मक व गुणात्मक लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है। तो मात्रात्मक व गुणात्मक क्या हो गया? जैसे कि कोई, जैसा कि हमारे पास गाय है, भैंस है, उसमें उसके दूध में वो कितनी वसा है, ठीक है, उसका दूध उत्पादन कितना है, ठीक है, या कोई और पशु है जैसे हमें मांस प्राप्त करना है तो उसका मांस उत्पादन कैसा है, तो उसके हमने मात्रात्मक या गुणात्मक गुण देखे, यानी कि सिर्फ हमने देखे, ठीक है ना भाई। हमने कोई सुन लिया भाई जो ये हमारी गाय है इतना दूध देती है प्रतिदिन है, ठीक है, और ये इसके दूध में इतनी वसा आती है, तो इस प्रकार से हमने सिर्फ देखा उसको और फिर उसका हमने चयन कर लिया, तो उसे बोलते हैं व्यक्तिगत चयन या फिनोटाइप या इंडिविजुअल मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल सिलेक्शन भी बोलते हैं।
तो व्यक्तिगत चयन क्या क्या हो गया कि इसके हमने सिर्फ मात्रात्मक और गुणात्मक ही गुण देखे, यानी कि वो कितनी मात्रा में इसके दुग्ध उत्पादन है, कितनी वसा है, कितनी इसके दूध में कार्बोहाइड्रेट है, या हम बात कर सकते हैं कि इस पशु से इतना मांस प्राप्त होता है, या इसके अन्य गुण हो गए, गुण में या कैसी है, चलने में कैसी है, इसके जो अयन है उसके ऊपर किस प्रकार से जो हमने बात की थी कि उसमें किस प्रकार से जो सिराएं हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने जो भी उसमें गुणात्मक गुण देखे और उस देखकर ही हमने क्या कर लिया, उसका चयन कर लिया, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत चयन। तो आपको दे देगा कि दृश्य चयन क्या होता है या समूह चयन क्या होता है, या बोल देगा कि मात्रात्मक व गुणात्मक लक्षणों के आधार पर पशु का चयन करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ये नहीं देगा, ऑप्शन देगा दृश्य चयन, समूह चयन या फिनोटाइप, ये भी दे सकता है, जुड़ने पर ज्यादातर इसी का दिया जाता है, इसी में किसका, दृश्य चयन का। ठीक है, फिर आता है वंशावली चयन। वंशावली चयन को ही बोलते हैं पारिवारिक चयन, और क्या बोलते हैं, पारिवारिक चयन, और इसको क्या बोलते हैं, पेडिग्री। ठीक है ना, ठीक है। तो वंशावली या पारिवारिक चयन में क्या होता है, इस विधि में पशु के पूर्वजों की वंशावली अभिलेख देखकर पशु का चयन करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, वंश और अवली का मतलब होता है समूह, अवली का मतलब क्या होता है, समूह। तो यानी कि पारिवारिक या वंशावली, इसमें क्या होता है कि एक कोई नस्ल है, जिस प्रकार से हमने कोई गिर नस्ल ले ली, तो इस नस्ल का क्या होता है, इस प्रकार से उनके पास वंशावली का यानी कि उनके वंश का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर इनका नस्ल का नाम होता है, ठीक है ना, और इसमें आगे लिखा होता है कि इसका नर ये पिता था, ये माता थी, इसकी माता इतनी दूध देती थी, या इसकी जो आगे की आगे जो नस्ल है वो इतना दूध देती थी, अब ये इतना दे रही है। तो इनके वंश को देखकर यानी कि उसकी वंशावली को देखकर क्या किया, हमने पशु का चयन कर लिया। जो व्यक्तिगत चयन था उसमें हमने क्या किया था, उसमें तो हमने मात्रात्मक और गुणात्मक गुण देखे थे, ठीक है ना। उसमें तो क्या देखे थे, मात्रात्मक और गुणात्मक गुण किसके देखे थे, यानी कि उसी नस्ल का देखा था जो हमारे सामने थी, है ना। और इसमें क्या होता है कि इसके पूर्वजों का यानी कि इसके पूर्वजों का अभिलेख देखते हैं, बल्कि इसका नहीं देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कम उम्र में पशु का चयन, ठीक है ना। तो कम उम्र में पशु चयन का सर्वोत्तम तरीका है। नॉर्मल भाषा में अगर बात करते हैं तो क्या होता है कि अपने क्या कहते हैं कि महाराज की बा गाय नहीं भी गागी की बा गाय नहीं बा तो दूध देती, और इंग जकिया बछड़ी है आई तो दूध देवे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने उस पर विश्वास कर लिया, है ना। तो यानी कि उसके वंश को देखकर, ठीक है ना, उसके वंश को देखकर या पारिवारिक चयन क्या हो गया, यानी कि आज जो यानी कि गाय है और इस गाय की जो बच्चिया जन्मी है, ठीक है ना, तो उस बच्चिया को हमने क्या कर लिया, इसका चयन कर दिया। किसके आधार पर, यानी कि उस गाय के लक्षण के आधार पर, यानी कि उसकी माता के लक्षण के आधार पर, कि इसकी माता अगर इतना दूध दे रही है तो शायद ये भी इतना ही दूध देगी, इसे बोलते हैं वंशावली चयन। और हमारे ग्रामीण में क्या होता है, यही कहते हैं कि आपकी जो अभी ये गाय है इतना दूध देती है, इससे जो बच्चियां होगी इसको हम लेकर जाएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इतना दूध देती है तो ये भी इतना ही देगी। तो इसे बोलते हैं वंशावली चयन या पारिवारिक चयन। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि कम उम्र में पशु चयन का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसमें क्या करते हैं भी, वंश यानी कि जो इनके वंश है उनका अभिलेख देखा जाता है, इसके कोई भी गुण नहीं देखे जाते। इसके क्यों नहीं देखा जाता है, ये तो क्या छोटी होती है बच्चिया, तो बच्चिया तो तब तक दूध देती नहीं है ना। तो उसका क्या करते हैं, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम उम्र में पशु चयन का सर्वोत्तम तरीका है। कम चयन में पशु चयन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, तो वंशावली या पारिवारिक चयन, जिसे पेडिग्री सिलेक्शन बोलते हैं। तो वंशावली चयन में क्या था, मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर किसका, उसी नस्ल का, ठीक है ना, जो उसके उपलब्ध है। और इसमें क्या करते हैं, इसके वंश या उनका वंशों का अभिलेख देखते हैं, ठीक है ना। फिर आता है प्रदर्शन वृत्त चयन। प्रदर्शन वृत्त चयन, इसमें क्या होता है कि मेले में, ठीक है ना, मेले में जो भी पशु विजेता होता है उसका चयन किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है प्रदर्शन वृत्त चयन, जिससे सो रिंग सिलेक्शन भी बोल सकते हैं ना, तो रिंग सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। प्रदर्शन वृत्त चयन नाम से पता चल रहा है, यानी कि देखकर इस विधि में पशु को मेलों व प्रदर्शनी में विजेता पशु का चयन किया जाता है। अब आपको पूछ ले कि मेलों में जो क्या होता है, विजेता पशु होता है, उसका चयन करना क्या कहलाता है, तो प्रदर्शन वृत्त चयन कहलाता है। किस प्रकार से करते हैं, इसमें क्या होता है, इस प्रकार से 2-3 लाइन में जो बांस के जो लकड़ी होती है उसको क्या कर देते हैं, भी लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जो पशुओं को खरीदने वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, और इन पशुओं को क्या करते हैं, इस प्रकार से यहाँ गोल गोल इनको घुमाया जाता है। इस प्रकार से इनको गोल गोल घुमाया जाता है, इनको बार बार जो घुमाते हैं, तो इनसे क्या होता है, ये देखते रहते हैं
कि इस पशु का जो चलने की स्थिति कैसे है, यानी कि कोई लंगड़ा नहीं रहा है, या इसकी ऐन पर सिराएं कैसी है, या ये जो है चमक नहीं रहा है, या इसके जो मतलब चलने की स्थिति के आधार पर या शारीरिक दशा देखकर क्या करते हैं, पशु का चयन कर लेते हैं। यही होता है विजेता पशु का चयन का तरीका, या प्रदर्शन वृत्त चयन बोलते हैं। तो प्रदर्शन वृत्त चयन में क्या होता है, किस प्रकार से इनको घुमाया जाता है और उनकी स्थिति के आधार पर देखकर ही पता लगाते हैं कि इस पशु का जो किस प्रकार का उत्पादन हो सकता है। यह हम बोल सकते हैं कि जैसे मेले लगते हैं पशुओं में, तो उनमें क्या होता है, जो विजेता होता है उसका चयन कर लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रदर्शन वृत्त चयन कहते हैं। तो 3 नंबर यही था। 4 नंबर क्या है, गुणांकन तालिका विधि। 4 नंबर क्या, गुणांकन तालिका विधि, जिसे बोलते हैं स्कोर कार्ड मेथड। क्या बोलते हैं भाई, स्कोर कार्ड मेथड, स्कोर कार्ड, ठीक है ना, स्कोर कार्ड। तो इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि गुण है और उस गुण के आधार पर क्या दिए जाते हैं, उसको अंक दिए जाते हैं, इसलिए कहते हैं स्कोर कार्ड मेथड। और पशुओं के चयन की सर्वोत्तम विधि है। अब आपको पूछ ले कि पशुओं के चयन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो गुणांकन तालिका विधि है। क्यों है भाई, अब आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम होता है ना, हमारा एग्जाम होता है, तो हमारा सिलेक्शन किसके आधार पर करते हैं, हमारे जो नंबर आते हैं उसी के आधार पर करते हैं ना। तो उसी से ही हम याद रखेंगे गुणांकन तालिका विधि की, यानी कि उसके गुण देखकर उसके पार्टिकुलर एरिया के अंक निर्धारित होते हैं, और उसमें से जो उनके नंबर मिलते हैं उसी को बोलते हैं गुणांकन तालिका विधि। कितने नंबर होते हैं इसके बारे में हम अब जानेंगे। तो गुणांकन तालिका विधि क्या होती है, यानी कि उनके गुण देखकर और उनको अंक दिए जाते हैं, और जो सर्वाधिक अंक प्राप्त होते हैं वो कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, तो उसके आधार पर इसका चयन किया जाता है। तो किस प्रकार से होता है, देखो, पशु चयन का सर्वोत्तम तरीका मैंने क्या बताया था कि एनिमल हस्बेंड्री में जो भी टॉपिक है उसमें से अगर ये क्वेश्चन हो कि सर्वोत्तम कोई भी नाम लग जाए सर्वोत्तम, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पशु की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका है दांतों की स्थिति के आधार पर। दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है पूर्ण हस्त विधि। इसी प्रकार है पशु के चयन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, गुणांकन तालिका विधि है। सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, रासायनिक विधि है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार है पशु चयन का क्या है, सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, गुणांकन तालिका विधि है। इसमें पशु के विभिन्न भागों के निर्धारित अंकों के आधार पर पशु का चयन किया जाता है, यानी कि पशु के विभिन्न जो भाग होते हैं, यानी कि विभिन्न अंग होते हैं, उनके जो नंबर दिए होते हैं, कौन से के, जैसे सामान्य स्वरूप के 30 होते हैं, डेयरी गुण के 20 होते हैं, दुग्धांग होते हैं उसके 30 होते हैं, और शरीर के क्षमता के कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो इसी प्रकार इसको रखा जाता है। किस प्रकार से होता है देखते हैं। देखो, ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है 10.5। क्या याद रखनी भी, 10.5, 10.5, ठीक है ना। तो सा से सामान्य रूप, यानी कि सामान्य रूप या सामान्य स्वरूप के कितने अंग होते हैं, 30 अंक दिए जाते हैं। यानी कि इस 30 में से क्या देंगे, अंक देंगे। सामान्य स्वरूप यानी कि उसकी शारीरिक दशा कैसी है, यानी शारीरिक दशा को देखकर क्या देंगे, 30 में से अंक देंगे। कितने भी दे सकते हैं। डेयरी से डेयरी गुण कितने हैं, डेयरी गुण के कितने देंगे, 20 अंक देंगे। यानी कि इसका जो दुग्ध उत्पादन कितना है, दुग्ध काल यानी कि जो गर्भाधान कितने समय में हुआ, उसके बाद इसका दुग्ध काल कितने टाइम तक है, या इसका ड्राई पीरियड कितने तक है। तो ये सब देखकर इसमें 20 में से अंक दिए जाते हैं। फिर आते हैं दुग्धांग, ठीक, फिर आता है दुग्धांग यानी कि जो दुग्ध के अंग है, यानी कि दुग्ध के जो अंग है, ऐन है, उनको देखकर क्या दिया जाता है भी, उसमें 30 में से अंक दिए जाते हैं। फिर है शरीर क्षमता, यानी कि उसका शरीर क्षमता यानी कि बॉडी के जो कैपेसिटी है वो किस प्रकार की, यानी कि हम अगर उसको खेत में काम में ले तो वो किस प्रकार की है। तो इसके कितने नंबर दिए जाते हैं, 20 में से नंबर दिए जाते हैं। तो इसको 30-20 याद रखना है, 20-30 नहीं रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो 30 और 20 में से ऊपर क्या आता है, 30 आता है ना, तो उसी प्रकार हम याद रखेंगे 30-20-30-20, ठीक है ना। 20-30 नहीं रखना है, 30-20-30-20। 10.5 सामान्य रूप के 30 में से नंबर देंगे, डेयरी गुण के 20 में से देंगे, दुग्धांग के 30 में से देंगे, शरीर क्षमता के 20 में से देंगे। अब इसमें क्या होता है, देखो, जिस पशु को 0 से 50 के बीच में नंबर मिलते हैं वो आता है सामान्य श्रेणी में। इसकी 3 श्रेणी आती है, वो आता है सामान्य श्रेणी में। जिस पशु को 50 से 75 में, जिसको 50 से 75 के बीच में नंबर मिलते हैं वो आता है उत्तम में। वो किस में आता है भी, उत्तम श्रेणी में, ठीक है। और जिसके 75 से 100 के बीच में आता है वो आता है सर्वोत्तम, वो आता है भी सर्वोत्तम श्रेणी में, ठीक है ना, वो आता है सर्वोत्तम श्रेणी में।
कंफ्यूजन नहीं होना है उत्तम और सर्वोत्तम में, ठीक है ना। आपको क्या देगा, आपको ये देगा कि अगर कोई पशु है उसके शारीरिक जो हमने उसके अंग देखे और उसके आधार पर उसको हमने 80 नंबर दिए, उसको हमने क्या दिए 80 नंबर दिए हैं, वो पशु किस श्रेणी में आएगा, तो ये सर्वोत्तम नाम नहीं देता है, वो क्या देता है सामान्य, उत्तम, दोनों, कोई नहीं। तो ऐसा लगता है कि उत्तम है वो क्या आ गया सर्वोत्तम आ गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उत्तम के बाद सर्वोत्तम होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। काफी बार कंफ्यूजन होती है क्योंकि हमें यही लगता है कि उत्तम है वही क्या सर्वोत्तम है, तो उत्तम सर्वोत्तम दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे देते हैं देखो, ये तो हमने देख लिया कि अब देते कैसे हैं। यानी कि इसको 30 में से कितने नंबर दिए, मान लिया हमने 20 ही नंबर दिए, उसने 20 में से कितने दिए, उसको मान लो 10 ही नंबर दे दिए। 30 में से कितने दिए, मान लो 15 ही नंबर दिए, ठीक है। 20 में से कितने दिए, कोई मान लो कि 15 नंबर दे दिए 20 में से, तो ये हमने क्या सिर्फ माना है, इसी प्रकार देते हैं इसके अंक। तो 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50 और 10 60, है ना। तो 60 आ गए। तो अब ये जो 60 नंबर मिले, इसको कितने मिले 60 नंबर मिले, तो ये किस श्रेणी में आएगा, 0 से 50 इसमें तो नहीं आएगा, 50 से 75 इसमें आता ना, 60 बीच में आता ना, तो ये पशु किस श्रेणी में आएगा, ये पशु उत्तम श्रेणी में आएगा। किस में आएगा भी, उत्तम श्रेणी में आता है। तो इसी प्रकार से इसका किया जाता है, ठीक है ना। फिर अंकों के आधार पर श्रेणी क्या है, साधारण पशु किस में आएगा, 0 से 50 अंक मिलेगा वो आएगा साधारण में, 50 से जिसको 75 मिलेगा वो आएगा उत्तम में, और जिसको 75 से 100 अंक मिलेंगे वो आएगा सर्वोत्तम श्रेणी में। कंफ्यूजन नहीं होना है उत्तम और सर्वोत्तम में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट संतति परीक्षण, 5 नंबर लास्ट क्या है, संतति परीक्षण, जिसे बोलते हैं आनुवांशिक चयन या इसको बोलते हैं जीनोटाइप। एक था फिनोटाइप, एक है जीनोटाइप, दोनों अलग अलग है। इसको बोलते हैं जीनोटाइप, इसको क्या बोलते हैं अभी, जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है बाह्य गुण देखकर, और जीनोटाइप का मतलब होता है आंतरिक गुण देखकर, आंतरिक गुण देखकर। इसमें क्या कहते हैं, नर पशु के चयन की विधि है। अब पूछ ले कि नर पशु की, बाकी क्या थी, मादा पशु के चयन की विधि थी, और यही एकमात्र क्या है, नर पशु के चयन की विधि है। पशु का चयन सांड सूचकांक, सांड सूचकांक के आधार पर किया जाता है। यानी कि सांड का क्या होता है, उनके पास सूचकांक होता है, लिस्ट होती है, उसमें पता होता है कि ये जो नर पशु है इसको एक साल में कितनी बार प्रजनन कराया गया, या इसमें जो वीर्य की मात्रा है कितनी प्राप्त होती है, और ये किस प्रकार से इनके कितने पशुओं को गर्भित करा सकता है, और इससे हमें जो संतान, यानी कि हमने इसमें क्या करते हैं, नर में मादा पशु का, इसमें क्या करते हैं कि नर और मादा पशु का हमने संकरण कराया, संकरण कराने के बाद जो हमें संतान प्राप्त हुई, इस संतान में, इस संतान के कितना उत्पादन है, कितना प्रोडक्शन है, क्या अच्छा है या नहीं है, इसी के आधार पर क्या किया जाता है, इसका चयन किया जाता है। तो सांड सूचकांक के आधार पर पहले नर पशु का चयन करते हैं, फिर इनका क्रॉस करवाते हैं, फिर इनसे हमें जो संतान प्राप्त होती है उसका उत्पादन देखा जाता है। जब तक इसका उत्पादन देखा जाएगा तब तक इस सांड की क्या हो जाएगी, उम्र अधिक हो जाएगी, है ना। क्योंकि 3 साल के बाद तो ये पहली बार जो क्या गर्भ धारण करेगी, उसके बाद ये जन्म देगी, कोई संतान को जन्म देगी, तो नर व मादा का संकरण कराया जाता है, और फिर संतान प्राप्त होती है, और इस संतान के आधार पर ही क्या किया जाता है भी, आगे दूसरे पशु को जो प्रजनन कराने के लिए इस सांड का दोबारा प्रयोग में लेते हैं। तो पशु का चयन सांड सूचकांक के आधार पर किया जाता है। सर्वाधिक खर्चीली विधि है, खर्चा अधिक लगता है और समय भी अधिक लगता है। समय अधिक क्यों लगता है ये मैंने आपको बता दिया है कि नर व मादा का क्रॉस करवाया, इससे जो संतान प्राप्त होती है, इस संतान के गुण देखते हैं कि इसमें कितना उत्पादन हुआ है, तो इसी के आधार पर ही दोबारा इसको फर्टिलाइज किसी और पशु को इससे करवाना है या नहीं करवाना है, ठीक है ना। तो संतति परीक्षण या आनुवंशिक चयन या जीनोटाइप, तो क्या होता है इसके बारे में हम अभी देख लिए, है ना। तो अभी देखते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आया भाई, सबसे पहले था, कितनी विधियां हैं, 5 विधि है। सबसे पहले था व्यक्तिगत चयन, सबसे पहले था व्यक्तिगत चयन, ठीक है। 2 नंबर था वंशावली चयन, 2 नंबर था वंशावली चयन, ठीक है। गुणांकन तालिका विधि, गुणांकन तालिका विधि। क्या नंबर था, प्रदर्शन त्वरित चयन, ठीक है। और 5 नंबर क्या था, 5 नंबर था संतति चयन, ठीक है ना, संतति चयन।
इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत चयन या इंडिविजुअल सिलेक्शन जिसे बोलते हैं, फिनोटाइप जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पशु के मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है ना, इसमें क्या है कि पशु के सिर्फ मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक जो लक्षण देखे, यानी कि उसके कितने दूध देता है, कितनी इसमें दूध में वसा होती है, किस प्रकार का, यानी कि पूरे दूध में कितना इसका जो है ड्राई पीरियड है ना, इस प्रकार से उसके हमने मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक व गुणात्मक गुण देख कर क्या कि हमने चयन किया जो पशु का, उसे कहते हैं व्यक्तिगत चयन। वंशावली चयन क्या होता है, इसमें वंशावली अभिलेख देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, वंश जो इनके वंश होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनका क्या देखते हैं भी, पूर्वजों का क्या देखते हैं, अभिलेख देखते हैं। और इसके पूर्वजों का अभिलेख देखकर क्या करते हैं भी, इस पशु का चयन किया जाता है। और ये क्या है भी, मादा पशु का चयन किया जाता है। और कम उम्र में, ठीक है ना, कम उम्र में पशु चयन का सर्वोत्तम तरीका है, कम उम्र में पशु चयन का सर्वोत्तम तरीका है, क्या करोगे, वंशावली चयन करोगे, ठीक है। गुणांकन तालिका विधि जिसे स्कोर कार्ड मेथड बोलते हैं, स्कोर कार्ड मेथड, इसमें क्या होता है कि पशु के जो अंग होते हैं, जो हमने ट्रिक से देखे हैं, उनको क्या दिया जाता है, नंबर दिए जाते हैं या अंक दिए जाते हैं, अंगों के आधार पर उनको अंक दिए जाते हैं। उसी के आधार पर जो पशु का श्रेणी में रखा जाता है और उसका चयन किया जाता है। तो पशु चयन की दो क्वेश्चन बनता है, पशु चयन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो गुणांकन तालिका विधि। कम उम्र में पशु चयन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वंशावली चयन है, ठीक है। प्रदर्शन वृत्त चयन जिसे बोलते हैं, शो रिंग मेथड, इसमें क्या होता है, जो मेले में जो विजेता पशु होता है, जो मेले में विजेता पशु होता है उसका चयन किया जाता है, ठीक है ना, विजेता पशु का मेले में। फिर आता है संतति चयन। संतति चयन में क्या होता है कि नर पशु के चयन की विधि है, नर पशु के चयन की विधि कौन सी है, वो होती है संतति चयन या जिसे बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 विधियां थी, 5 हमने पढ़ लिए। अब है नवजात बछड़े का प्रबंधन। अब क्या भी, नवजात बछड़े का प्रबंधन। और नवजात बछड़े का प्रबंधन से जरूर क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आने वाला है वो भी हम अभी जानेंगे। नवजात बछड़े का प्रबंधन जिसे बोलते हैं काफ मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं भी, काफ मैनेजमेंट बोलते हैं। इस प्रकार से होलिस्टीन फ्रीजियन गाय है और इसका बछड़ा है, ठीक है ना, ये क्या रहेगी भी, इमेज रहती है, ठीक है। तो बछड़े के, अब सबसे पहले कि नवजात बछड़ा होता है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना, कि इसका जो नवजात बछड़ा हुआ है उस बछड़े का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है, क्या क्या क्रिया की जाती है, यानी कि इसको कितना दूध पिलाना चाहिए, दूध पिलाते हैं या सर्वोत्तम पहले खीस पिलाते हैं, या इसकी पहली विष्ठा क्या होती है, या जो खीस पिलाते हैं उसमें क्या गुण पाए जाते हैं, कितनी इसके शरीर भर की पिलानी चाहिए, ठीक है, और कौन से कार्य करने आवश्यक होता है, तो वो भी क्या होता है इसके नवजात बछड़े के प्रबंधन में आता है। और आता है कि नवजात बछड़ा होता है, उस बछड़े की पालने की 2 विधियां होती हैं, एक होती है सकलिंग और एक होती है विनिंग। यानी सकलिंग होती है माँ के साथ रखकर पालना, विनिंग होती है माँ से दूर रखकर बछड़े को पालना, वो होता है विनिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है बछड़े के जन्म के पश्चात, यानी कि जब बछड़ा जन्म लेता है उसके पश्चात नाक व मुंह से कौन सी झिल्ली हटानी चाहिए, तो म्यूकस झिल्ली, कौन सी भी, म्यूकस झिल्ली को हटा देना चाहिए। पूछा जाता है कि नवजात बछड़े के जन्म के पश्चात नाक व मुंह से कौन सी झिल्ली हटा देनी चाहिए, म्यूकस झिल्ली को हटा देनी चाहिए ताकि पशु श्वास ले सके, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं हम, जेर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं नेवल कार्ड। प्लेसेंटा या नेवल कार्ड, इसी को हम बोलते हैं जेर जिसे बोलते हैं। प्लेसेंटा या नेवल कार्ड को 1 से 2 इंच दूरी छोड़कर, ठीक है ना, पूछ आपको क्या देगा, इसमें से क्या देता है, निम्न में से सत्य असत्य कथन, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या देगा कि नेवल कार्ड को एकदम पास में से काट देना चाहिए या थोड़ी दूर पर काट देना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 2 इंच दूरी पर छोड़कर इसको बांधते हैं, फिर क्या करते हैं आधा इंच आगे से, पहले तो 1 से 2 इंच दूरी पर छोड़कर इसको बांध देते हैं, फिर उसको यानी कि बांधते हैं उसमें से आधा इंच आगे से काट देते हैं। और ये भी पूछा गया था एमपीयूटी में, वो ये भी पूछा गया था एमपीयूटी में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें ये पूछा गया था कि जो प्लेसेंटा या नेवल कार्ड होता है उसको किस से उपचारित किया जाता है, तो टिंचर आयोडीन से, ठीक है ना। टिंचर आयोडीन क्या है, एक स्तंभक औषधि है, क्या है भी, एक स्तंभक औषधि है, ये क्या एक स्तंभक औषधि है। स्तंभक औषधि क्या होती है, जो यानी कि खून के बहाव को रोक देती है, खून के बहाव को रोक देती है, थक्का बनाकर रखती है, ठीक है ना, वो होती है स्तंभक औषधि। जैसे फिटकरी होती है, फिटकरी करते हैं ना, जैसे हम नाई के पास जाते हैं, शेविंग कराते हैं, थोड़ा बहुत खून आ जाता है तो वो तुरंत क्या लगाता है, फिटकरी लगाता है, उससे खून रुक जाता है, उसी प्रकार होता है टिंचर आयोडीन, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा या नेवल कार्ड के उपचारित के लिए कौन सी जो औषधि काम में ली जाती है, तो टिंचर आयोडीन काम में ली जाती है, टिंचर आयोडीन का घोल, ठीक है ना।
नवजात बछड़े का जन्म के समय वजन कितना होता है, ये भी पूछा जाता है कि जो नवजात बछड़ा होता है उसका जन्म के समय कितना वजन होता है, तो 30 से 50 किलोग्राम, ठीक है ना। 30 से 50 या 30 से 40 की रेंज दी जाती है, 30 से 50 किलोग्राम, ठीक है। इसी प्रकार क्या है नेक्स्ट कि नवजात बछड़े का भोजन क्या होता है, कि सबसे पहला क्या था कि नवजात बछड़े का भोजन क्या होता है, तो नवजात बछड़े का पहला भोजन क्या होता है, खीस होती है। खीस को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। नवजात का प्रमुख आहार क्या होता है, यानी कि नवजात का प्रमुख आहार क्या होता है, यानी कि जब नवजात पहले जन्म लेता है, जन्म के तुरंत बाद हमें क्या पिलानी चाहिए, खीस पिलानी चाहिए, और खीस को ही बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो इस प्रकार से भी दे सकता है कोलेस्ट्रम, जरूरी नहीं है कि वो खींच ही देगा, इस प्रकार से लिखकर दे देगा कोलेस्ट्रम। तो दोनों ही आपको याद रखना है, इसको याद रख लो तो ये तो अपने आप ही रह जाएगा। तो प्रमुख आहार क्या होता है, खीस, और खीस को बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है ना। फिर ये भी पूछा जाता है कि जन्म के कितने घंटे के बाद पिलाना चाहिए, तो जन्म के तुरंत बाद, ठीक है ना, जन्म के तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद 1 से 2 घंटे के भीतर, ठीक है ना। अब ये यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है, ये जो लाइन है ना, ये याद रखना, 1 से 2 घंटे की क्या भीतर है, ठीक है ना, यानी कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पिला देनी चाहिए। आपको क्या देगा सत्य या असत्य में, कि नवजात बछड़े का प्रमुख आहार खीस होता है, और नवजात बछड़े को 1 से 2 घंटे के बाद, 1 से 2 घंटे के बाद खीस पिलानी चाहिए। नहीं, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर खीस पिलानी चाहिए। 3 से 4 दिन तक खीस पिलानी चाहिए, है ना। फिर ये भी आता है कि कितने दिन तक पिलानी चाहिए, तो 3 से 4 दिन तक वो खीस पिलानी चाहिए। कि सर खीस क्यों पिलाते हैं, तो खीस में क्या गुण पाए जाते हैं, खीस में है जो लाइट लग्जेक्टिव गुण पाए जाते हैं, यानी कि दस्तावर या रेचक के गुण पाए जाते हैं, हल्के रेचक के गुण पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, देखो जब बछड़ा होता है, बछड़ा जब गर्भ के अंदर होता है तो वह अपनी विष्ठा को बाहर नहीं निकाल पाता है। इसी का कारण क्या होता है, जब जन्म लेने के बाद उसको खीस पिलाए जाते हैं, और खीस में दस्तावर के गुण पाए जाते हैं। वह पहली बार विष्ठा करता है, वो जो उस पहली बार विष्ठा करते हैं उसको बोलते हैं मेकोनियम। तो ये भी पूछा जाता है कि बछड़े की पहली विष्ठा को कहते हैं तो मेकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेकोनियम कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि मेकोनियम क्या होता है, किस प्रकार से होता है ना। तो जन्म के 1 से 2 घंटे के भीतर व 3 से 4 दिन तक खीस या कोलेस्ट्रम पिलानी चाहिए। बछड़े को शरीर भर का, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नवजात बछड़े के प्रबंधन से क्वेश्चन आता है तो यही आता है और यही गलत होता है। और ऐसा एग्जाम नहीं है, आप उठाकर देख लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से ये ना पूछे, ठीक है ना। आपको सत्य असत्य में देगा, एग्रीकल्चर 2021 में भी ये पूछा गया था, ठीक है। बछड़े को शरीर भर का कितना खीस पिलानी चाहिए, यानी कि बछड़े को शरीर भर का कितना खीस पिलानी चाहिए, 10वां भाग, या क्या देगा आपको 1/10 भाग, 1/10, 1/20, बस ये दो ही आपको कंफ्यूजन के लिए देगा, 1/10, 1/20। याद रखना, रट्टा मार लेना, 1/10 भाग, कितना भाई, 1/10 भाग, यानी कि अब उसके शरीर का 10वां भाग। कैसे, यानी कि हमने क्या पढ़ा कि नवजात बछड़े का वजन 30 किलोग्राम है, एक नवजात बछड़े का वजन है शरीर का वो 30 किलोग्राम है, तो उसको कितनी खीस पिलाएंगे, तो इसका 10वां भाग क्या हो जाएगा, इसमें 10 का भाग दे दो, 10 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 3 किलोग्राम, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, 3 किलोग्राम क्या देंगे उसको, खीस पिलाएंगे। इसी प्रकार निकालना है कि बछड़े को शरीर भार का 10वां भाग या 1/10 भाग, 1/10 भाग, 1/20 नहीं है, बार बार बता रहा हूं, 1/20 नहीं है। नेक्स्ट क्या है, खीस में दस्तावर, खीस में दस्तावर जिससे रेचक बोलते हैं, इंग्लिश में लग्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। दस्तावर या रेचक के गुण पाए जाते हैं। तो दस्तावर या रेचक के गुण कैसे पाए जाते हैं, कि जब बछड़ा होता है, बछड़ा क्या होता है, अपने जो माता होती है उसके गर्भ में होता है, गर्भ में होने के कारण अपनी जो विष्ठा होती है उसको बाहर नहीं निकाल पाता है। इसीलिए क्या करते हैं कि जब पशु जो बछड़ा है जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसको खीस पिलाई जाती है, और खीस पिलाने के बाद है जो पहली बार वो विष्ठा करते हैं, और उसी विष्ठा को क्या कहते हैं, मेकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेकोनियम कहते हैं। और क्या पाई जाती है खीस में, आईजीजी, खीस में क्या पाई जाती है भाई, आईजीजी, खीस में आईजीजी, खीस में आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज पाई जाती है, ठीक है ना। अब ये भी पूछ लिया जाए कि खीस में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो आईजीजी एंटीबॉडीज पाई जाती है, ठीक है, जो रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ाती है, जो क्या करती है भाई, रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ाती है। अब ये क्या होती है, खीस में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है, आईजीजी। अगर आपको पूछ ले कि मानव के दूध में, अगर आपको पूछ ले कि मनुष्य के दूध में, ठीक है ना, मनुष्य के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आईजीए, कौन सी भी, आईजीए। दोनों याद रखना कि खीस में कौन सी पाई जाती है, आईजीजी, और इसमें आईजीए पाई जाती है। तो खीस में आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज पाई जाती है, ठीक है।
फिर आता है जो क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो ये भी आपको सत्य असत्य में देते हैं कि खीस के निम्न गुण है, दस्तावरी या रेचक में या उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, तो दोनों दिया जाता है। तो खीस में क्या गुण पाया जाता है, खीस का गुण याद रखना दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खीस में किसके गुण पाए जाते हैं। एक तो दस्तावरी या रेचक के पाए जाते हैं, दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। बछड़े की पहली विष्ठा को कहते हैं मेकोनियम, ठीक है ना, क्या कहते हैं, मेकोनियम कहते हैं। बछड़े की पहली विष्ठा को मेकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेकोनियम कहते हैं। आगे क्या है कि 2 माह की उम्र तक मिल्क रिप्लेसर दिया जाता है। 2 माह की उम्र तक क्या दिया जाता है, मिल्क रिप्लेसर, जिसे जिसे बोलते हैं दुग्ध प्रतिस्थापक, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, दुग्ध प्रतिस्थापक बोलते हैं, दुग्ध प्रतिस्थापक बोलते हैं, दुग्ध प्रतिस्थापक बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मिल्क रिप्लेसर। कब दिया जाता है, 2 माह की उम्र में दिया जाता है। यानी कि कौन सा दूध दिया जाता है, सपरेटा दूध। कौन सा दिया जाता है, सपरेटा दूध दिया जाता है, या इस दूध का पाउडर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो बछड़ा होता है, बछड़ा है जो नॉर्मली दूध होता है उसमें वसा ज्यादा होती है, उसको वह आसानी से पाचन नहीं कर सकता है, इसलिए कम वसा वाला उसको दूध दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, दुग्ध प्रतिस्थापक, जिसको बोलते हैं मिल्क रिप्लेसर, जिसमें सपरेटा दूध है या दूध का पाउडर दिया जाता है या उसको दलिया दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है 4 माह की उम्र तक काफ स्टार्टर। तो आपको पता है काफ किसे कहते हैं, बछड़े को बोलते हैं। काफ किसे कहते हैं भी, बछड़े को बोलते हैं। स्टार्टर किसे बोलते हैं, इनकी जो स्टार्टिंग में, जो शुरुआत में जो भोजन देते हैं, ठीक है ना। तो 4 माह की उम्र तक काफ स्टार्टर, जैसे कि अनाजों का दलिया है, मूंगफली की खली है, या जौ का दलिया हो कर देते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि जो नवजात बछड़ा होता है वो कितने दिन की उम्र पर है, जो है कि मुलायम घास होता है उसको खाना शुरू कर देता है, तो 15 दिन की उम्र में। इसके बाद है बछड़े का पहला मास है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बछड़े का पहला अमाशय होता है वो कब विकसित होता है, कब विकसित होता है, तो 4 माह की उम्र में, ठीक है ना, 4 माह की उम्र में। और हमने यह भी पढ़ा था कि बछड़े का पहला अमाशय कौन सा होता है। मैंने आपको बार बार बताया था कि जो बछड़े के अमाशय के भाग है, पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, चौथा कौन सा होता है, और चारों को क्रमबद्ध हमें याद रखना था। तो बछड़े का पहला अमाशय कौन सा होता है, बछड़े का पहला अमाशय रुमेन होता है। कौन सा होता है, रुमेन होता है। रुमेन है जो 80% होता है। इसका काम क्या होता है, भंडारण का होता है, स्टोरेज का होता है, ठीक है ना। रुमेन किस तरफ होता है पशु में, बाईं तरफ होता है। किस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है, इसलिए पशु को दाईं तरफ ही गिराया जाता है। बाईं तरफ गिराने से पशु में आफरा आ जाता है। आफरा को इंग्लिश में बेलोइड कहते हैं। और जब आफरा आ जाता है पशु में, तो बाईं तरफ पशु के बाईं तरफ कोख में क्या किया जाता है, छेद किया जाता है। और छेद करने से क्या, इसकी अमाशय होता है, जो इसमें आफरा आ जाता है, उससे गैस निकाली जाती है। गैस निकालने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो ट्रोपोर कैनुला। तो रुमेन होता है 80% होता है और बाईं तरफ होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि बछड़े पालने की विधियां। तो ये हमने क्या पढ़ा, नवजात बछड़े का प्रबंधन पढ़ा। अब है बछड़े पालने की विधियां। बछड़े पालने की 2 विधियां होती है, एक होती है सकलिंग, एक होती है विनिंग। सकलिंग और विनिंग, तो नाम से पता चल रहा है, सह मतलब साथ में, है ना। तो अपने माँ के साथ रखकर पालना क्या होता है, सकलिंग होता है। और विनिंग मतलब होता है कि माँ से अलग रखकर बछड़े को पालना, ठीक है। सकलिंग क्या होता है, यह प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक व देशी विधि है जो भारत में प्रचलित है। बच्चा माँ के साथ ही रखकर पालते हैं। दूसरा आता है विनिंग। विनिंग क्या होता है, यह वैज्ञानिक विधि है। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि बछड़े पालने की वैज्ञानिक विधि कौन सी है। बछड़े पालने की वैज्ञानिक विधि विनिंग है। कौन सी भी, विनिंग है। कौन सी है, विनिंग है। वी मतलब होता है हटाना, ठीक है। बछड़े को माँ से जन्म के तुरंत बाद अलग कर देना क्या होता है, जीरो विनिंग होता है। क्या होता है भाई, जीरो विनिंग। अगर बछड़े को माँ से, यानी कि अगर बछड़े को माँ से जन्म के तुरंत बाद, कैसे, जब प्रसव की क्रिया होती है तब क्या करते हैं कि माँ के आंखों पर क्या एक पट्टी बांध देते हैं। पट्टी बांधने, जब वो बछड़ा जन्म लेता है तब उसको अलग कर देते हैं। तुरंत बाद अलग करना क्या होता है, जीरो विनिंग होता है। और 0 से 24 घंटे में अगर हम उसको अलग करते हैं तो उसे बोलते हैं विनिंग। तो विनिंग और जीरो विनिंग अलग अलग होती है। विनिंग क्या होती है कि 0 से 24 घंटे में बछड़े को अलग करना, और जीरो विनिंग क्या होती है कि तुरंत बाद बछड़े को अलग कर देना। यह विदेशी गायों में अपनाना आसान है, ठीक है ना। कौन सी विधि, विनिंग विधि, ठीक है। बस पशुओं के ब्यात अंतराल को कम किया जा सकता है।
जो वीनिंग विधि होती है, यानी कि बछड़े को अलग रखकर पालने से यानी कि इसका लाभ क्या होता है, तो लाभ यह होता है कि जो ब्यात अंतराल होता है उसको हम कम कर सकते हैं। कितना कम कर सकते हैं, 2 से 3 माह जो कम कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो बछड़ा होता है वो जब दुग्ध पीता है तो उसकी जो लार है वो दुग्ध में न पड़े, तो उससे हमें क्या है, स्वच्छ दुग्ध प्राप्त होता है। तो ये होते हैं विनिंग के लाभ। फिर पशु का नाम, विनिंग की उम्र क्या होती है, पिगलेट 56 दिन में अलग करते हैं। मेमना होता है जो भेड़ का होता है उसे बोलते, उसे 98 दिन के बाद करते हैं। किड होता है जो बकरी का होता है उसे 112 दिन बाद। बछड़ा होता है उसको 90 दिन बाद करते हैं, यानी कि 3 माह बाद। ये होता है बाद में, यानी कि जब बछड़ा होता है ना, जब बछड़ा होता है उसको क्या करते हैं कि एक बार तो वो तो हो गया विनिंग, और ये क्या होता है बाद में जब करते हैं, यानी कि 2-3 माह तक दूध पिलाते हैं उसके बाद भी तो हम अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला था वो क्या था, एक तो था कि नवजात बछड़े का प्रबंधन, और दूसरा हमारा टॉपिक था वो था पशुओं को चयन की विधि। पशुओं के चयन की विधि दोनों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और एक या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल आते हैं। एक साल में 3 एग्जाम होते हैं, जेट, आईसीआर और बीएचयू का। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ है जो आज का हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। फिर कल एक उसी टॉपिक के साथ, इसी जिद और जुनून के साथ हम एक नया टॉपिक लाएंगे और शुरुआत करेंगे।